दोस्तों, मैं कमांडर सुधीर कुमार, एक इंडियन नेवी का वेटरन, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं और आपके सवालों के जवाब देने जा रहे हैं कि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने कितना काम एक्स सर्विसमैन के लिए किया है। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिन पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, या गवर्नमेंट ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है। इन सवालों का हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिए और देखिए कि क्या क्या जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए कर रही है या पेंशनर्स के लिए कर रही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सबसे पहले तो हम एक कॉमन मुद्दा लेके चलते हैं कि एट्थ पे कमीशन का किस तरीके से एट्थ पे कमीशन का गठन हो गया था दिसंबर 2025 में ही, जबकि एट्थ पे कमीशन को लागू होना है 1 जनवरी से। आप सभी को विदित है कि करीब करीब 60% के आसपास डीए जो है वो बेसिक पे में मर्ज हो चुका है। तो इसके बाद एट्थ पे कमीशन के सभी मेंबर्स, चेयरमैन, सभी लोग गठित हो चुके हैं और कार्रवाई इस पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज यूनियंस हैं उन सभी के, और जो गवर्नमेंट के संस्थान हैं उन सभी से रिकमेंडेशंस जो है ना वो एट्थ पे कमीशन के को दी जा रही है। और उसमें काफ़ी चर्चा का विषय चल रहा है कि जो आपकी एक तरीके से सीपीआई बेस्ड कंज्यूमर पेमेंट इंडेक्स जो है, उस तरीके से उसमें जो आपकी पेंशन जो डिसाइड होती है या जो इंक्रीमेंट डिसाइड होता है एम्प्लॉयज़ के लिए किसी भी पे कमीशन में, वो कितना होगा फिटमेंट फैक्टर पे डिपेंड करता है। फिटमेंट फैक्टर में जो है ना काफ़ी चीज़ें जो है ना, एट प्रेजेंट इन्फ्लेशन कितना है, गवर्नमेंट की स्थिति कैसी है, फाइनेंशियल स्टेटस किस तरीके का चल रहा है, इकोनॉमी किस तरीके से प्रोग्रेस कर रही है। तो इन सभी डेटा को लेते हुए एट प्रेजेंट भारत की जो इकोनॉमी है उसके सभी माइक्रो एंड मैक्रो पैरामीटर्स जो है ना बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही सुदृढ़ स्थिति में है। कैश अकाउंट डेफिसिट भी अंडर कंट्रोल है, और जो हमारा डेट है, चाहे वो एक्सटर्नल चाहे इंटरनल, उसको भी हम सर्विस करने में सक्षम है। तो मैं मानता हूँ कि हमारा जो फिटमेंट फैक्टर है, जिस तरह की डिमांड आ रही है, लोग डिमांड कर रहे हैं कि 3.15 फिटमेंट फैक्टर होना चाहिए। और मेरा मानना ये है कि शायद 2 और 2.15 के आसपास जो है ना वो फिटमेंट फैक्टर यदि रहा तो उससे काफ़ी सब्सटेंशियल इंक्रीज जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को उनके पे में होगी, और इसी तरीके से पेंशनर्स को लाभ होगा। तो दोस्तों, आप यदि किसी भी संस्था को बिलोंग करते हैं जो एक्स सर्विसमैन से जुड़ी हुई है, तो आप भी अपनी रिकमेंडेशंस जो है ना वो एट्थ पे कमीशन को आप भेज सकते हैं। लेकिन प्रेजेंट जो गवर्नमेंट का डिस्पेंसेशन है वो बहुत ही प्रैग्मेटिक है, और एट्थ पे कमीशन की रिकमेंडेशंस का जो एक तरीके से जो लागू होना है वो शायद इस बार, जो नॉर्मली 1.5 से 2 साल का वक्त लेता है, चाहे वो सेवन्थ पे कमीशन हो चाहे सिक्स पे कमीशन हो, और आपको एरियर मिलते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि भाई ईयर एंड 2026 तक इसका एक तरीके से रिकमेंडेशंस आ जानी चाहिए, और गवर्नमेंट जो है वो शायद फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर, मतलब मार्च 31 मार्च 2027 तक जो है एट्थ पे कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू कर दिया जाएगा, ये मेरा मानना है। और पेंशनर्स को और एम्प्लॉयज़ को जो एरियर मिलने हैं उनके, जिस तरह से भी फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग इंक्रीमेंट होगा तो उसको देखना है। लास्ट टाइम जो है ना मिनिमम पे वो करीब 18,000 हुई थी। तो इस बार मेरा मानना है कि ये कहीं भी होगा तो ये एटलीस्ट, यदि डबल भी नहीं तो मेरा
मानना है कि कम से कम 18,000 से इसको बढ़ाकर 32,000, 30,000 से कहीं ऊपर जो है ना वो बेसिक पे जो है ना मिनिमम पे हो जाएगी। ये मेरा मानना है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है। जैसे आजकल आर्थिक स्थिति जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं या हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और ये हैं, भारतवर्ष में जिस तरीके से पे बढ़ रही है, और दूसरा सबसे अच्छा ये है कि जो लेडीज़ जो है ना वो सेकंड इनकम का एक मेंबर जो है ना फैमिली में ज़्यादातर बढ़ रही हैं, और महिलाओं को कार्य करने का जो परसेंटेज है वो करीब 36 से 38% जो है ना बढ़ गया है। तो इस तरीके से डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रही है, तो इसी तरीके से डिस्पोजेबल इनकम जो है ना डिफेंस पर्सनल की, एक्स सर्विसमैन या सर्विंग पर्सनल की भी बढ़ रही है। तो वो भी अपनी एक तरीके से चॉइस के सामान जो है ना वो सीएसडी कैंटीन के थ्रू खरीदना चाहते हैं। तो वहाँ पर अभी जो एक एम्बार्गो थी कास्ट की कार की कॉस्ट पे डिफाइन करती थी कि वो एक लिमिटेड कॉस्ट की कार ही खरीद सकते थे, शायद अब ये अंडर कंसिडरेशन है, और शीघ्र ही जो है वो कॉस्टली कार भी या जो ऐसे ब्रांडेड हैं, जो ब्रांडेड मॉडल हैं जो अवेलेबल कैंटीन में नहीं थे, शायद उनको भी किया जाएगा, क्योंकि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी जो है ना काफ़ी कम हो गई है। हमारा ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो एक तरीके से यूएसए के साथ में हो चुका है, यूरोपियन यूनियन से हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया से हो चुका है, और काफ़ी कंट्रीज से हो चुका है। लेकिन यदि हम कार मैन्युफैक्चर लेके चले तो जर्मनी के साथ भी हमारा एक पैक्ट हुआ है। तो यदि कार के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कम हो जाएगी तो जो ब्रांडेड कार हैं, वर्ल्ड की बेस्ट कार हैं, जबकि हमारे इंडिया की कार भी जो है ना वो आजकल हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो भी बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ ब्रांडेड मॉडल भी शायद अब जो है बाय ईयर एंड 2026 में ही सीएसडी के थ्रू वो हमारे सर्विंग फौजी भाइयों के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए हो जाएगी। तो ये दूसरी बड़ी खबर है हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए। अब मैं तीसरी एक खुशखबरी लेके आता हूँ कि इस बार के बजट में जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो प्रोविज़न किया है ईसीएचएस के लिए, ईसीएचएस के लिए उन्होंने 12,000 करोड़ रुपया जो है ना और सैंक्शन किया है। तो हमारे फौजी भाई जो सुदूर क्षेत्रों में रहते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, अपने गांव में जाके बसते हैं, उनके आसपास ही जो है वो ईसीएचएस की सुविधाओं को बढ़ाया जा सके, जिससे उनके जो बुढ़ापे में जो एक तरीके से मेडिकल सर्विसेज की व्यवस्था उनके आसपास होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ना 12,000 करोड़ में पूरे पैन इंडिया और नए ईसीएचएस सेंटर को खोला जा सकता है, और सभी सुविधाओं को, चाहे वो दवाएं, मेडिसिन हो या और तरह की जो है ना जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़, उनको डोर स्टेप और नज़दीक से नज़दीक मिल सके। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है हमारे रिटायर्ड फौजी भाइयों के लिए जो किया है, ये भी बहुत ही अच्छी एक शुरुआत है। अब फाइनली एक और जो है मैं बात लेके आऊँगा कि आप सभी को विदित है, हमारे जो अग्निवीर भाई हैं जो हमारी तीनों फौजों में भर्ती हो रहे हैं, अग्निवीर हमारे युवा हैं, और जो 17 साल से 21 साल की उम्र तक जो है ना वो भर्ती हो सकते हैं, और फिर 4 साल से के बाद में उनको बाहर आना पड़ेगा। ये दूसरी बात है कि एज पर जो नियम है वो 25% अग्निवीर जो है ना वो सभी तीनों फौज में, चाहे इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो, उसी में वो परमानेंट भर्ती हो जाएंगे। लेकिन एक सुखद सूचना ये है कि अग्निवीर ने जिस तरीके से अच्छा किया है ट्रेनिंग में, और उसके बाद में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बैच आए हैं, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस अपनी यूनिट्स में या नेवी के शिप्स में या एयर स्टेशन में दी है, तो उससे प्रभावित होकर, और जो भारतीय नौसेना और इंडियन एयरफोर्स की जो ज़रूरतें हैं, तो 25% से बढ़ाकर शायद
वो 40 या 45% तक उनको एब्जॉर्व करेंगे, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा होगा, जिससे एक टैलेंट को वहाँ पर रिटेन किया जा सके। लेकिन उसके बाद भी जो 60% या 55% जो हमारे अग्निवीर भाई ट्रेंड होकर अच्छी तरीके से स्किल्ड होकर बाहर निकलेंगे, तो उसको एनएसडीसी ने, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल ने, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट है, वो एक तरीके से उनको स्किल करेगी जिस क्षेत्र में भी वो जाना चाहेंगे। और उस स्किलिंग के बाद में जो उनका रिजर्वेशन किया है, वो सभी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस में किया है, चाहे वो सीआरपी हो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हो, सीएसएफ हो, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स हो, या भारतीय सुरक्षा दल हो, इस तरीके से सभी। और जो है स्टेट गवर्नमेंट ने भी जो है ना अपनी पुलिस सेवाओं में उनके लिए, और बैंक्स ने, और इस तरीके से एक काफ़ी लंबी लिस्ट है जिसमें उनका जो है ना। और मेरा मानना ये है कि जितने भी अग्निवीर आएंगे वो बहुत एक ही स्किल्ड हैंड, एक डिसिप्लिन होंगे, और ऐसी मैन पावर की सभी क्षेत्रों में ज़रूरत होगी, तो उनको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे रोजगार के जो है ना, एक तरीके से हमारी मिनिस्ट्री ऑफ, एक तरीके से जो डायरेक्टरेट ऑफ जनरल सेटलमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, तो डायरेक्टरेट ऑफ सेटलमेंट जो है ना वो, और फिर तो हमारी तीनों जो विंग है, इंडियन आर्मी, नौसेना, और उसमें भी डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, वो हमारे सभी, सिर्फ एक्स सर्विसमैन को ही नहीं, लेकिन अब ये डायरेक्टरेट ऑफ रीसेटलमेंट, ये सभी जगह किन किन क्षेत्रों में जॉब वैकेंसी निकल रही हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, वो उसमें इस डायरेक्टरेट ऑफ रीसेटलमेंट में, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में काम कर रही है, वहाँ पर उनके लिए बाकायदा 2 बार जो है ना साल में उनकी वेबसाइट पर वैकेंसीज निकलती हैं डिफरेंट ट्रेड्स के लिए, डिफरेंट कहाँ कहाँ पे उनको एब्जॉर्प्शन हो सकता है, और वहीं पर वो जाकर ये प्रावधान भी देख सकते हैं कि कहाँ पर उनको स्किलिंग दी जाएगी। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों को भी है जो बाहर निकल कर आ रहे हैं। सभी को पता है कि 4 साल के बाद में जो है वो हमारे जो अग्निवीर हैं उनको करीब 11 से 12 लाख जो है ना वो पेमेंट जो है ना सर्विस के दौरान मिलेगा 4 साल में, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, फ्री रहना खाना पीना है, तो उसमें से भी वो सब्सटेंशियल अमाउंट जो है ना अपनी बचा सकते हैं। और फिर रिटायरमेंट के बाद में जो रेमुनरेशन उनको मिला है 11.5 से 12 लाख, उतना ही पैसा गवर्नमेंट उनको और रेमुनरेशन के तौर पे उनके रिटायरमेंट पे देती है, जिनको बाहर आना पड़ेगा। तो वो भी एक अच्छी खासी अमाउंट उनके पास में है, यदि वो स्किल डेवलपमेंट करके और अलग अलग मिनिस्ट्री के जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं उसको भी हमारे एक्स सर्विसमैन भाई उठा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि आप डायरेक्टरेट ऑफ रीसेटलमेंट जो है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रीसेटलमेंट, डीजी ऑफ रीसेटलमेंट, जो एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है, उसकी वेबसाइट पर हमारे सभी अग्निवीर भाई और एक सर्विसमैन जो है ना उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उससे अलग भी जो हमारी इंडियन नेवी की, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड रीसेटलमेंट है, उनसे भी ये जानकारी ले सकते हैं। उससे अलग जितने भी डिस्ट्रिक्ट भारत में हैं उन सभी में एक डिस्ट्रिक्ट सैनिक अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला सैनिक अधिकारी जो है वो सारी सूचनाएं अपने एक्स सर्विसमैन के लिए पूर्णतया वहाँ पर रखता है, जुटाता है। तो आप उन्हीं से संपर्क करके अभी सभी इन सुविधाओं का जो हमारी गवर्नमेंट ने दिए हैं उन सभी का फ़ायदा उठाते रहें। इसी तरीके से मैं आता हूँ कि एक OROP, 1 रैंक 1 पेंशन का जो अभूतपूर्व कदम जो इस गवर्नमेंट ने उठाया था, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री सॉरी
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये एक विजनरी स्टेप लिया था, इससे सभी फौजी भाइयों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हुआ है। और यदि ओआरओपी के प्रति किसी के भी इश्यूज हैं तो उनको भी जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपनी अपनी विंग के द्वारा इंडियन नेवी को, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को आप जो है ना अपने पुटअप कर सकते हैं। जो भी एनिमलीज हैं वो फास्ट ट्रैक से उनको क्लियर किया जा रहा है। और इसी तरह से जो हमारे अधिकारी भाई हैं, जो रिटायर अधिकारी भाई हैं, उनकी जो पे पैरिटी और जो सुविधाएं हैं सर्विस की, उसमें एक मुद्दा था एनएफयू, तो वो भी आजकल एक सब जुडिस मामला है कोर्ट पे। लेकिन जो कोर्ट के निर्देश हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और अटॉर्नी जनरल को, जिस तरीके से उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगा है, गवर्नमेंट ने उसमें जो है ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना 15 दिन का अभी टाइम लिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट भी और सुप्रीम कोर्ट भी उस पर डिसीजन लेने वाली है, जिससे हमारे जो रिटायर्ड अधिकारी हैं उनका एनएफयू का स्टेटस जो है ना उसको रीस्टोर करते हुए और उनकी इक्विवेलेंस जो है ना वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से की जा सके और वही सुविधाएं प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, ये था मेरा एक्स सर्विसमैन स्पेशल, जिसमें आपको पता चला कि हमें कैंटीन की क्या क्या सुविधाएं जो है ना बढ़ने जा रही हैं, किस तरीके से हम कार खरीद सकते हैं, 8th पे कमीशन में आपके लिए क्या आ रहा है, उससे अलग जो है ना ईसीएचएस के तहत जो है ना गवर्नमेंट ने आपकी फैसिलिटीज़ को किस तरीके से पूरे भारतवर्ष में बढ़ाने के लिए 12,000 करोड़ का प्रावधान किया है। और उसके बाद में ओआरओपी में किस तरीके से लगातार निरंतर जो है ना वो आपको उसका 5 साल के बाद में जो है ना उसका रिवीजन करके और गवर्नमेंट जो है ना उसमें पे आउट करती आ रही है। और फिर एनएफयू का स्टेटस। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो या आपके कोई, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए। आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी आपके कमेंट्स हैं, उनको ज़रूर करिए, क्योंकि मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा इंडिविजुअली आपके कमेंट्स के ऊपर ही, सजेशंस भी। और यदि आप मेरे से कांटेक्ट करना चाहें तो मेरा ईमेल आईडी है ghylansk@yahoo.com। तो आप अपने सवाल मुझे भेज सकते हैं, मैं हर हालत में उनको रिप्लाई करूँगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक करने के बाद में मेरे चैनल यूट्यूब चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।